नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र झा और आप देख रहे हैं केकेएन लाइव। इनसे मिलिए कि इस सेगमेंट में आज हमारे साथ हैं सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता शिवचंद्र प्रसाद। शिवचंद्र बाबू पहले मुखिया रह चुके हैं और वर्तमान में पंचायत समिति सदस्य और पैक्स अध्यक्ष भी हैं। राजनीति के को बहुत करीब से समझते हैं और धरातल पर इसको उतारने के लिए दिन रात प्रयास करते रहते हैं। तो शिवचंद्र बाबू, केकेएन लाइव स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप राजनीति को बहुत करीब से देखते हैं। आप गांव के लेवल पर निचले लेवल पर लगातार प्रयास करते रहते हैं, लोगों के संपर्क में रहते हैं, जुड़े रहते हैं, उनके दुख सुख से जुड़े रहते हैं। तो अभी लोकसभा का चुनाव है। सबसे पहले हम इसी विषय से शुरू करते हैं कि जब आप अभी लोगों के बीच जाते हैं तो लोगों का रुझान, लोगों की बातचीत क्या इशारा करती है? चुनाव के संबंध में? हाँ, चुनाव के संबंध। देखिए, लोग के बीच अभी जाने, अभी तो ऐसे चुनाव का बिगुल बजा है। अभी तो घूम फिर कम हो रहा है। फिर भी नेताओं का घूम फिर कम हो रहा है। आपका तो कांटेक्ट बना हुआ है, आप तो लोगों के बीच जाते हैं। बिल्कुल। और चर्चा तो शुरू हो गया है। शुरू हो गया है। दो तरह की बातें हो रही है, होंगे दोनों तरह की बातें। अभी खासकर बातें हो रही है कि अभी वैशाली लोकसभा में, हाँ वैशाली लोकसभा, हम लोग उसी इलाके से हैं। दो उम्मीदवार के बीच आमने सामने का लड़ाई दिख रहा है। मतलब रघुवंश बाबू और बीना देवी। रघुवंश बाबू आरजेडी मतलब महागठबंधन की तरफ से, और बीना देवी एलजेपी की प्रत्याशी एनडीए के गठबंधन की तरफ से। तो साफ बात है, मैं जनता दल यू से आता हूँ और उस फिगर का लोग हूँ कि मेरे सामने कुछ लोगों के मन में बात भी रहेगी और फिर भी चाहते हैं मतलब जहां हम हैं उस तरफ की बात करना। लेकिन आप इतने लोकप्रिय हैं और आप इतने जुड़े हुए हैं धरती से कि आपके साथ लोग खुल के बात कर लेता है। जहां तक हम जानते हैं, आपके साथ वैसी बातें भी कर लेता है जो आपके विचारधारा से कभी कभी न भी मेल खाए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इस चुनाव में धर्म कुछ कह रहा है, ईमान कुछ कह रहा है। धर्म किधर है और ईमान किधर है? और धर्म मतलब सीधा है कि चाहे वो पार्टी धर्म हो, गठबंधन धर्म हो। और ईमान की बात जहां तक है तो लोग कहता है कि नहीं, वैसा हमको उम्मीदवार चाहिए, वैसा प्रत्याशी को जिताना चाहिए जो लोकसभा में जाके केवल हाथ नहीं उठावे, जाकर के बात रखे। तो इसमें लोग बोलते हैं, रघुवंश बाबू के बारे में बोलते हैं कि अच्छे उम्मीदवार, अच्छे लोग हैं, जमीनी पकड़ है उनका, बोलते हैं। वैसे बीना देवी के भी लोग कम नहीं है, लेकिन आज एनडीए खासकर नीतीश कुमार के साथ गठबंधन होने से मतलब आज काफी मजबूत है यहाँ एनडीए। और कहीं से कमतर नहीं कहा जा सकता है। लोग ये कहते हैं कि मैं कुछ नहीं देख रहा हूँ, बस सीधा मोदी को देखता हूँ और मोदी को देख करके वोट करूंगा और नीतीश कुमार को देख के वोट करूंगा। तो उस स्थिति में बहुत मुश्किल है कहना कि किधर ज्यादा किधर कम। मतलब जमीनी पकड़ रघुवंश बाबू का है और खासकर उस तबके के लोग ज्यादा जो जिसको गरीब किसान मजदूर कहते हैं, वैसे लोग रघुवंश बाबू की बात करते हैं। और लोग बीना देवी के बारे में भी बात तो करते ही हैं। लेकिन जैसा कि आपके बातचीत से लगा कि एक बड़ा तबका है जो ये सोच रहा है कि सांसद ऐसा बने जो लोकसभा में जाके हमारी बातों को रखे। जरूर। तो इशारा तो स्पष्ट रूप से डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह जी के साथ ही है। सच्चाई कैसे नहीं तो मतलब तो इसका कितना असर पड़ेगा, या फिर मोदी और नीतीश जी का चेहरा ही चुनाव में ज्यादा कारगर होगा? नहीं, केवल नीतीश और मोदी जी के चेहरे पर ही वोट नहीं पड़ेंगे। साफ बात है यहाँ कि लालू जी का भी चेहरा है। और हम जो समझते हैं कि लालू जी के जेल जाने के बाद एक सहानुभूति लहर जैसा पैदा हुआ है। और खासकर जो आरजेडी के लोग बहुत भोकल होकर के मतलब इंटरेस्टेड नहीं रहते वोट के लिए, उतना मतलब वो इंटरेस्टेड हो गए हैं कि हमको अपना नेता स्थापित करना है। बिल्कुल। और उस रूप में तेजस्वी को स्थापित करने की ओर उन लोगों का ध्यान है। और जब तेजस्वी को देख रहे हैं तो स्वाभाविक है कि यहाँ
रघुवंश बाबू को देखेंगे तो रघुवंश बाबू के को कहीं से कमतर आंकना तो मैं समझता हूँ बेईमानी वाली। राजनीति को आपने ही बहुत करीब से देखा, आप निचले स्तर की राजनीति करते रहे, गांव से जुड़े रहे, आम मतदाताओं से जुड़े रहे, आप स्वयं भी बहुत लोकप्रिय रहे उन तमाम लोगों के बीच जो निचले स्तर का रहा, उनके लिए आपने संघर्ष भी किया। राजनीति की बात से हटके, पार्टी और पदाधिकारी की बात से हटके अगर मैं व्यक्तिगत शिव चंद्र प्रसाद से जानना चाहूं तो आपकी समझ से ये दोनों उम्मीदवार में सबसे बेहतर कौन होगा? आप एज ए व्यक्ति, पार्टी नेता नहीं। अगर व्यक्ति की बात करते हैं तो व्यक्ति भी पार्टी से, धर्म से बंधा हुआ होता है और धर्म जो कहता है वो करना एक मजबूरी होती है, बोलना भी मजबूरी होती है। मेरा पार्टी धर्म, गठबंधन धर्म तो कहता है बीना जी के साथ, बीना जी के साथ, लेकिन ये मजबूरी है आपकी, मजबूरी है। रघुवंश बाबू अच्छे लोग हैं, मैं कैसे कह सकता हूं कि अच्छे लोग नहीं हैं, वैसे लोगों को नहीं जाना चाहिए जी बिल्कुल। लेकिन मुझसे, मेरी बात जहां तक है, मैं खुद ही नहीं अपने पार्टी के साथियों के साथ भी मैं मदद बीना देवी को ही करूंगा। लेकिन जदयू की जहां तक बात है तो जदयू खेमे में भी आज के तारीख में आप इस बात के ज्यादा जानकार हैं कि वहां एक गुटबाजी का आलम है, 2 खेमा बना हुआ है। तो क्या लगता है इसका नुकसान एनडीए गठबंधन को उठाना पड़ेगा? बिल्कुल उठाना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई काम हम मन से करते हैं, कोई काम बेमन से करते हैं, दोनों में अंतर होता है। बिल्कुल। तो हमारे जो फाउंडर कार्यकर्ता थे, बुनियादी कार्यकर्ता जदयू के, वो दुखी है आज। उनको काफी उपेक्षा का शिकार होना पड़ा है। भले ही एक त्याग की भावना है, सीधा अपना एक आदर्श मानते हैं नीतीश कुमार को, बिल्कुल, मतलब देखते हैं यहाँ के विकास को, उनके कार्यकाल को, उनकी ईमानदारी को, तो लोग सब कुछ भुला के नीतीश जी की ओर देखता है। लेकिन फिर जहां हम जिस जगह हैं वहां जब उपेक्षा होती है, वहां जब तिरस्कारित होना पड़ता है, तो इसका असर तो पड़ेगा ही। और तिरस्कार हो रहे हैं यहाँ जदयू के जो मतलब बुनियादी लोग थे। क्या कारण लगता है, क्यों तिरस्कार हुआ? इसकी कैसे ये इस अवस्था में पहुंच गया? मैं इस बात पर तो खुल के बोलूंगा। हाँ बताइए। साफ बात है कि जो पिछला विधानसभा का चुनाव हुआ, विधानसभा के चुनाव में हम लोग, यानी हम जनता दल यू का गठबंधन था, मतलब महागठबंधन के साथ, और हमारे नेता यानी हमारी पार्टी की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई थी। लोकसभा का चुनाव 14 का हुआ, 20 सीट पर से मतलब खिसक के हमारी पार्टी 2 पर चली आई थी लोकसभा में। 2 पर। उसके बाद हमारे कई विधायक भाग चले थे, बहुत ही मजबूरी में या जैसे भी हो लालू जी का साथ लेना पड़ा। और लालू जी ने वहां उस हद तक वहां ईमानदारी से साथ दिया। बिल्कुल। हम लोगों के साथ एक करो या मरो की स्थिति थी कि हर हाल में हमको अपने पार्टी को, हमारे नेता को पुनर्स्थापित कर लेना है। जब तक हमारे नेता पुनर्स्थापित नहीं होते हैं तब तक यहाँ विकास का सपना जो देखना, जो नए बिहार को आगे बढ़ने की बात है, सब देखना बेईमानी हो जाएगी। हम लोग यही उम्मीद करते हैं कि नीतीश कुमार जिस प्रकार से यहाँ विकास का मतलब बहुत सारे आयाम लाए हैं और विकास हुआ है, उम्मीद इन्हीं से करते हैं। तो वो जो स्थिति थी, हम लोग देख रहे थे कि हर हाल में चाहे जिस भी स्थिति में जाना पड़े, हमको अपने नेता को स्थापित करना है अपने, और हम लोगों ने किया। और करते हुए हम ही नहीं किए, हमारे मतभेद खड़ा वहां से हो गया कि जब यहां से एनडीए के उम्मीदवार हार गए। जब वो हार जाते हैं तो स्वाभाविक है उनको लगा कि साहब इन लोगों ने हराया है तो इन लोगों को कमजोर करना चाहिए। और उसमें हमारे जो विधानसभा में जब हम लोग हराए, उसके बाद से ही हमारी पार्टी की स्थिति मतलब बाद में एक साजिश के तहत, प्लानिंग के तहत कमजोर किया जाने लगा। कमजोर कहां से हुआ वो मैं बताता हूं कि हरिओम कुशवाहा हमारे जिला अध्यक्ष बने। और हरिओम कुशवाहा की एक दिन हमसे बात हुई, उन्होंने कहा था कि भाई हम विधानसभा चुनाव में हम महागठबंधन को मदद नहीं किए।
उसका कोई ऑथेंटिक प्रमाण नहीं, लेकिन ईमानदारी की बात है। वो हमसे कहे थे जिला अध्यक्ष गठबंधन होते हुए भी कि हमने मदद नहीं किया। अब किसको मदद की, लेकिन हमने एनडीए को मदद नहीं किया, ये उन्होंने बताया। जहां तक बात है, हम लोग जात पात से बहुत ऊपर उठ के सीधा निशाने पर था कि हमको पार्टी को पुनर्स्थापित करना है और हमको नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाना है। इसलिए हम लोग मुन्ना जी को वोट कर रहे थे या आरजेडी को वोट कर रहे थे, कहीं वो हमको वोट कर रहे थे। हाँ, मतलब गठबंधन के साथ। हाँ, तो जो यहाँ उम्मीदवार थे उन लोगों ने देखा कि साहब अगर स्थिति इस पार्टी की मजबूत रही तो हो सकता है कल की तारीख में ये लोग हमको फिर जैसे कहीं आगे परेशान कर सकता है। तो एक मैं समझता हूँ प्लानिंग के तहत किन लोगों ने किया ये प्लानिंग मैं समझता हूँ कि भाजपा के ही लोग किए और भाजपा के स्थानीय नेता किए या स्थानीय जिला वाले को इससे क्या फिक्र था, क्या मतलब था, स्थानीय लोगों ने किया और वहां गाइड करके हरिओम जी को और पंकज जी को बनाया गया। इसलिए कि पंकज जी कठपुतली हैं इनके हरिओम कुशवाहा के। स्थानीय नेता में अजय जी का भी, और स्थानीय नेता में अजय जी के कठपुतली के उनके एहसानमंद है। एहसानमंद है कि 2006 के बाद वो पंचायत समिति बने और उस समय प्रमुख विधायक थे दिनेश प्रसाद, मंत्री भी थे और ये पंचायत समिति थे। नरेगा का उस समय जैसे मतलब काफी था, सरकार बोकर खोल दी थी, अधिक से अधिक पैसा दे रही थी और ये लोग मतलब दिनेश प्रसाद का एक मतलब विधायक जी का भी वर्चस्व था, अपना मंत्री भी थे, यहाँ प्रमुख भी उनके मन मर्जी के थे, पिताजी भी उनके वहां डाक बाबू थे, पोस्ट ऑफिस में ही पैसा आता था, तो मतलब अच्छा खासा काम भी करा रहे थे, कमा भी रहे थे। और इसका एहसान मानते हैं कि शायद दिनेश प्रसाद नहीं होते तो हम ये सब उस समय पिस्टल वगैरह का उनको लाइसेंस मिल गया, प्रेम बाबू ऐसा आदमी से लड़ने का ताकत मिला, कहीं ना कहीं से तो मिल रहा था। तो इस सब के वजह से मानते हैं कि उनके वजह से ही हमको ये सब चीज मिला, उनके एहसानमंद थे और चुनाव में मदद भी किए थे उनको। विधानसभा चुनाव में पंकज जी मदद किए थे जदयू में रहते हुए कहीं बाहर नहीं गए। मान लिया कि मनोज जी ऐसे लोग थे वो बाहर चले गए थे पार्टी को मदद करने, मान लिया यहाँ नहीं थे, लेकिन वो बाहर भी नहीं गए थे, मीनापुर में रहते हुए और कई जगह लोगों ने देखा कि वो वोट मांगते हुए, उनके लिए काम करते हुए, यानी एनडीए के लिए काम करते हुए देखा गया। उसके बावजूद भी उसको बनाना तो सीधा है कि पार्टी को कमजोर करना। जो पार्टी के लोग थे, शकुंतला गुप्ता पर बहुत सारा सवाल उठा कि साहब ये वैश्य समाज से आती है, इसको अध्यक्ष भी बनाए थे पूर्व विधायक दिनेश प्रसाद, इसलिए अंत तक ये जैसे यहाँ से चली जाएगी और धोखा देगी। लेकिन आप लोग भी जानते हैं, चाहे पूरा मीनापुर देखता है कि बहुत ही ईमानदारी से पार्टी के साथ रही, पार्टी का जो भी चाहे गठबंधन का उम्मीदवार था उसको मदद की और आज भी पार्टी के लिए काम करती है। तो इसलिए तो इन सब चीजों को जो आपका ये तकलीफ था, आपने पार्टी के फोरम पर नहीं उठाया, ऊपर में नहीं उठाया? बहुत जगह हम लोग उठाए, सीधा वहां हरिओम कुशवाहा जाके कहते थे कि मीनापुर में कोई परिवर्तन अगर किया जाएगा तो मैं इस्तीफा कर दूंगा। और पार्टी के लोग शायद निचली इकाई को बहुत महत्व नहीं देते हैं, वो जिला इकाई को ज्यादा महत्व देते हैं, इसलिए हम लोग की बात ज्यादा अनसुनी की गई, नहीं सुनी गई। तो आप अपने को पार्टी में जो उपेक्षित महसूस करते हो? उपेक्षित तो महसूस करते ही हैं। सवाल जिस पार्टी में है, जिस पार्टी की सरकार है और उस पार्टी की बैठक में, कोई भी कार्यक्रम में हम लोगों की अच्छी खासी भागीदारी नहीं रहती है तो उपेक्षित है। इसलिए कभी निचले स्तर पर अपने से आप इसके समाधान के लिए प्रयास मैं बात पंकज जी से भी किया कि देखिए पार्टी को बचाना है तो आप 2 कदम पीछे हटिए और हम लोग भी 2 कदम पीछे हटते हैं। इसलिए हम मतलब उनसे ही किए कि हम लोग का एक जिद नहीं, हम लोग का एक अपना ही था कि हमको पार्टी भी जो लोकतंत्र है उसको भी बचाना है। कि मीनापुर के 25 पंचायतों में मेरा संगठन है, 25 पंचायत में हमारा डेलीगेट्स का गठन हुआ था, बनाए गए थे। 25 पंचायत में हमारे जैसे पंचायत अध्यक्ष बनाए गए थे। 26 पंचायत में बनाए गए थे और 26 में 25 पंचायत के डेलीगेट्स और 25 पंचायत के अध्यक्षों ने एक तरफा निर्णय लिया शकुंतला गुप्ता के लिए। और मात्र एक पंचायत जहां से पंकज जी आते हैं, वहां के डेलीगेट्स और वहां के अध्यक्ष
मतलब समर्थन किए उनका। तो था कि साहब यहाँ तो लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, कहाँ 25 बहुमत को बलि चढ़ाया जा रहा है, कहाँ 25 कहाँ 1। बिल्कुल। तो हम लोग जिद पर नहीं थे, हम लोग चाहते थे कि ये पार्टी का समाधान कैसे होगा। समाधान तो आशा में है कहीं हो जाए। आपने कहा कि नीतीश जी आपके आदर्श हैं, तो क्या इन समस्याओं को लेकर कभी नीतीश जी से आपकी मुलाकात नहीं हुई या कभी मिलने का प्रयास नहीं किया? नहीं, प्रयास किए, मुलाकात नहीं हुई। अच्छा। प्रयास किए, कई बार प्रयास किए, टेलीफोनिक प्रयास किए, वहां जाके भी लौटाए, नहीं भेंट हुई, मुलाकात नहीं हो सकी। जी नहीं। तो क्या लगता है ऐसे हालात में जदयू का भविष्य आपको? मैं यही मानता हूं कि वो मुख्यमंत्री है, काम तो अच्छा ही कर रहे हैं, जो भी काम करते हैं यहाँ का आवाम संतुष्ट है उससे। तो हम समझते हैं बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ रहता है, इस वजह से मैं पहले ही कहा था कि निचली इकाई का हो सकता है लोग बहुत महत्व नहीं देता है। आप एक मतदाता भी हैं। हम मतदाता भी हैं, आप जनप्रतिनिधि भी हैं। बिल्कुल है। तो इस आधार पर तो आपसे मुलाकात होनी चाहिए। और हम अकेले नहीं, हम उसमें मतलब 3-4 जनप्रतिनिधि गए थे, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई। कारण क्या है? हम समझते हैं उनकी अधिक व्यस्तता शायद। निचले स्तर पर सरकार एक तरफ सुशासन की दावा कर रही है, प्रदेश स्तर पर सुशासन के लिए सरकार प्रयास भी कर रही है, बहुत सारे नियम कानून भी बदले गए, लेकिन निचले स्तर पर आपको क्या लगता है कि सरकार का यह दावा नीचे आम लोगों तक पहुंच पा रहा है? लगता है कि शायद इंसान की मानसिकता ही गंदी हो गई है। मैं सुशासन की बात करता हूं, शिक्षा से ज्यादा मैं संबंध रखता रहा हूं। बहुत शिक्षित नहीं हूं, लेकिन संबंध रखता हूं, चाहता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में विकास हो और ईमानदार प्रयास हो इसके लिए। और हम समझते हैं कि प्रयास भी सरकार ने किया है। जो पावर शिक्षक बहाली का सरकारी महकमे के लोग के अंदर में था, उसको पंचायती राज के अंदर में दिया गया कि आप मुखिया हो, आप प्रमुख हो। लेकिन इल्जाम पे भी लगे कि हाँ दुरुपयोग भी बड़े पैमाने पर हो गए। बहुत दुरुपयोग हुआ, वही मैं कह रहा हूं। तो सुशासन की बलि यहाँ निचले स्तर से जिसके लिए किया गया कि आप मुखिया हैं, आप वोट लेते हैं और आपके वोटर ही के बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में, इसलिए आपको वैसा शिक्षक बहाल करके देना चाहिए कि आपके मतलब वोटर के मतलब बच्चों के भविष्य की जिंदगी बन सके। लेकिन वहां वही लोग जिनको मतलब सोचना चाहिए था अपने वोटर के लिए, अपने मतदाता के लिए, अपने मतलब अड़ोस पड़ोस के लिए, गांव टोले के लोगों के लिए कि हमको इनके बच्चे का भविष्य बनाना है, शायद उनकी नीयत ही खराब हो गई। वही जैसे अच्छे टीचर की जगह जैसा तैसा बहाल कर दिया। और हम समझते हैं इसके लिए जिम्मेवार शायद जनता भी है कि सरकार तो कहती है कि साहब आरक्षण तो मैं दे दिया, लेकिन ये बाध्यता नहीं है कि तुम ग्रेजुएट को नहीं बनाओ, एक अंगूठा छाप को बना दो। एक अच्छे आदमी को, ईमानदार आदमी को नहीं बनाओ, एक अपने मन के लायक जैसा तैसा करने वाला है उसको बना दो। तब पब्लिक भी अपने फायदे के लिए सोचती है कि कुछ खिला पिला देता है, वैसे लोगों को बना दे। वो खाए पिए हुए रहता है तो सोचता है कि चलो भाई जैसी तेरी फाफर को दो वैसी ही हमारी है, वैसा ही मैं तुमको मास्टर बहाल करके दे देता हूँ, वैसा ही शिक्षा देगा। तो यहाँ सुशासन कुशासन में बदल दिया अगर, तो मैं सरकार को दोष कम देता हूं, मैं निचली व्यवस्था है उसको ज्यादा दोष देता हूं, और उसमें मेरे ऐसे जनप्रतिनिधियों की ज्यादा से ज्यादा कुशासन लाने में भागीदारी बनती है। तो शिक्षा के क्षेत्र में जो आप जाते हैं स्कूलों में, क्या स्थिति है आज के तारीख में? सच कहता हूं कि स्थिति बहुत बदतर है। आज पढ़ाई कम से कम हो रही है। शिक्षक लोग देख रहे हैं कि वो हिस्सा बांटने में लगे हुए, इसलिए कि अक्सर होता है कि जो समान शिक्षक होते हैं उनके अंदर में मध्याह्न भोजन, छात्रवृत्ति वगैरह वगैरह जितनी राशि आती है। फर्जीवाड़ा को लेके भी मीनापुर बड़ा चर्चा में रहा। वो तो फर्जीवाड़ा हम कहते हैं कि जुब्बा सहनी की धरती को आज फर्जी टीचरों की धरती से नवाजा जा रहा है। आपने भी बहुत संघर्ष किया है इसके लिए। बहुत संघर्ष किया है, मैं कर रहा हूँ, आज भी कर रहा हूँ। और मुझको कोभाजन बनना पड़ता है, इसके लिए मुझको कोभाजन बनना पड़ता है कि मैं समझता हूँ कि मीनापुर का भी काला अध्याय चल रहा है। इसलिए काला अध्याय की बात करता हूँ कि मैं एक पंचायत समिति सदस्य हूँ।
मैं मुखिया रह के भी पंचायत समिति सदस्य था, उस काल को भी मैं देखा। ऐसा होता था 3-13 की बात उठती थी कि जो प्रमुख के बहुत समर्थक लोग हैं उनको मतलब 13 और जो विरोधी हैं उनको 3, लेकिन 3-13 की बात होती थी। आज जो स्थिति बन गई है, एक तरफ शून्य है। मैं विरोध करता हूं, शायद फर्जी टीचर का सवाल उठाता हूं, तो आज जो भी योजनाएं चली मीनापुर में, मेरे पंचायत समिति क्षेत्र में 1 रुपए की योजना अब तक नहीं ली गई। इसलिए मैं कहता हूं कि काला अध्याय है कि आज नीतीश कुमार वहां मान लिया कि मुख्यमंत्री हैं, बहुत सारे मतलब विरोधी दल के विधायक हैं, लेकिन क्या उनका फंड काटा जा रहा है, उनको रोका जा रहा है, जो उनके हिस्से का उनको मिल रहा है। लेकिन मीनापुर में तो वो आतंक है, उस व्यक्ति के हाथ में चला गया है बागडोर, और वैसे लोगों का शायद समर्थन है कि क्या है, कहाँ का समर्थन है कि वो मतलब जो उसके विरोधी हैं उसको सभी योजनाओं से वंचित कर दिए। इसके लिए कोई जन आंदोलन भी तो नहीं हुआ? जन आंदोलन अभी तक तो नहीं हुआ है, होने की तैयारी थी, लेकिन तब तक आचार संहिता लागू हो गया, इसलिए नहीं हुआ, लेकिन होगा। आचार संहिता के बाद, चुनाव के बाद जनता में इसको लेकर आक्रोश है। आक्रोश कैसे नहीं रहेगा कि कहीं बगल में विकास हो रहा है, कहीं काम हो रहा है, किसी क्षेत्र में नहीं हो रहा है, तो वहां की जनता कैसे नहीं खोजेगी? हमसे खोजेगी। मैं सही बात बताऊंगा, सही बात बताऊंगा तो ऐसी बात नहीं है कि मेरे साथ मेरी जनता नहीं जाएगी, बिल्कुल वो जाएगी ही, मैं जहां कहूंगा। इसलिए भरोसा है, विश्वास है कि उसको ठगने का काम नहीं करता हूं। जहां भी कुछ काम के लिए कहता हूं, लोग देखता है कि साहब ये काम सफल होता है, इसलिए लोग जाता है, जाएगा। एक तरफ तो आपने स्कूलों की बात बताई कि वहां स्थिति बेहद ही खराब नहीं कहिए बल्कि खतरनाक अवस्था, बहुत खतरनाक अवस्था में। दूसरी तरफ प्रखंड मुख्यालय हो, थाना का मुख्यालय हो, इन सब जगहों पर क्या हालात देखते हैं आप? थाना पर तो हम कम से कम जाते हैं, लेकिन सुनते हैं कि थाना की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। आम लोगों की नहीं सुनी जाती है? आम लोगों की कम से कम सुनी जाती है। उसको मतलब डांट फटकार कर हटा दिया जाता है। कुछ लोग कब्जा कर लिया वहां भी? हाँ, कुछ लोग वहां बैठे रहते हैं और थानाध्यक्ष उनके करीब भी रहते हैं। अब उनकी कोई मजबूरी है या वैसे लोगों को जोड़ के रखना जरूरी है, से तो वही बता सकते हैं। आज की तारीख में आपका जो यहाँ के वर्तमान विधायक हैं उनके साथ व्यक्तिगत अच्छे रिश्ता ऐसा माना जाता है, तो आप इन सब चीजों को वहां तक नहीं पहुंचाते, उनको बताते? बिल्कुल, मैं कहता हूँ, वो भी हाथ खड़ा करते हैं कि मेरी बात नहीं सुनी जाती है। तो फिर सुनी किसकी जाती है यहाँ? वो बोलते हैं कि मैं विरोध में चला गया हूँ, विरोधी दल का विधायक हूँ, इसलिए कम से कम मेरी बात सुनी जाती है। विधायक तो है, एकदम है, एकदम है, एकदम है। और कैसे नहीं सुनी जाएगी? उनके पास मैं कई बार कहा कि आपकी बात नहीं सुनी जा रही है, आप कई योजनाओं के बारे में चर्चा करते हैं, आप कहते हैं कि मैं ले आया नवोदय विद्यालय, मैं ले आया हूँ यहाँ ITI, मैं जैसे ये डुमरिया पुल, बहादुरपुर पुल को जैसे ले आया, और ये सब ले आया। मैं, आप कहते हैं कि मैं जैसे 2 लेन रोड यहाँ पास करवा दिया, इम्प्लीमेंट कहीं होता हुआ नहीं दिखता है, और आप कहते हैं कि मैं विरोधी दल का विधायक हूँ, तो आप क्यों नहीं आंदोलन पर उतरते हैं? बिल्कुल, और आंदोलन पर उतरिएगा, इस मुद्दा को लेकर जब चलिएगा तो आम जनता के नाते, इसलिए कि इन सब चीजों से मैं भी लाभान्वित होने वाला हूँ, चाहे जिस पार्टी का रहूं। झंडा बैनर हटाइए और हमारे ऐसे लोग भी आपके साथ इस आंदोलन में रहेंगे। बिल्कुल, झंडा बैनर रखिएगा, नहीं रहेंगे, लेकिन आम जन के मुद्दे पर ये 4 आप कहे कि मीनापुर के लिए वास्तव में एक वरदान साबित होगा जब ये चारों चीज जब यहाँ हो जाता है, तो ये सब कुछ नहीं हो रहा है। इसे लगता है कि अब तो बोलते हैं कि भैया आप विधानसभा का ये कॉपी देख लीजिए। बोली भाई कई % लोग ऐसे कॉपी देखेगा उसको भरोसा करेगा, आप इसके लिए लड़ाई लड़िए। लेकिन हमारा लगता है कि शायद लड़ाई से वो डरते हैं, भागते हैं, कहीं वो किसी अपराध बोध का शिकार तो नहीं है, पता नहीं लगता है। प्रखंड मुख्यालय में क्या स्थिति? प्रखंड और अंचल कार्यालय में आम लोगों का काम होता है क्या? कैसे होगा, कैसे होगा? सीधा है कि यहाँ का जो प्रमुख है, मतलब प्रमुख तो एकदम ऐसा है जो क्या कहें उसको, वो बेचारी का तो कोई दोष नहीं है, लेकिन उसके संचालित करने वाले लोग हैं, मतलब महाभ्रष्टम लोगों में से एक। साफ है कि वो फर्जीवाड़ा के जैसे माफिया है। उसको अपना बाकी काम से बहुत कम से कम मतलब है। अपने फर्जीवाड़ा को बचाने के लिए वो हरदम प्रयास करता रहता है
तो जब जिसको अब्सेंटी देना है बीडीओसीओ का, जिसके अब्सेंटी से बीडीओसीओ अपना कुछ करते, अच्छा होता ब्लॉक का स्थिति, वो खुद अपना जान बचाने में लगा हुआ है, अपने गलती को छुपाने में लगा हुआ है, तो उसके आड़ में वो लोग क्यों नहीं गलती करेंगे? तो ये गलती 4 आना करता है तो लोग चाहेगा कि चलो भाई हमको तो कोई टोकने वाला कहने वाला है नहीं, मैं पूरे का पूरा करूंगा। तो गलतियां हो रही अवस्था में तो जो सुशासन का सरकार दावा कर रही हो, तो निचले स्तर पर कहीं दिख नहीं रहा आपकी बातों से? सुशासन दिख रहा है, हम समझते हैं कि नहीं दिख रहा है। इसके पीछे कहूं तो लगेगा कि गठबंधन धर्म का शायद विरोध हो रहा है। बताना चाहिए फिर भी, ये आज से नहीं, जिसके साथ भी गठबंधन हुआ है, जब तक वो कमजोर रहे हैं, आपका मान मर्यादा ज्यादा से ज्यादा, आपका मान सम्मान दिए हैं, आपका वैल्यू किए हैं, आप उसके साथ, यानी हमारे नेता के साथ, मतलब उनकी बात को रखा गया है, उनके बात पर चला है लोग। जब उनको ताकत मिल गया है तो वो लोग अपना शासन चलाने लगे हैं। बीजेपी वाले हो, चाहे जितने दिन के लिए आरजेडी वाले का था, ये भी वही किए। जितना दिन के लिए था, जब तक इनका सीट 24 को था, तब तक बहुत ही होश हवास में थे। जो ही वो 24 से वो फांद के वहां गया 81 पर, तो एकदम बदलाव आ गया इनमें और मजबूर करने लगे कई जगह पर। यही स्थिति भाजपा के साथ था। ये जब तक 2010 तक इनकी स्थिति अच्छी नहीं थी, खूब विकास करने दिए, जैसी मर्जी हुई इनकी, नीतीश जी की, उनके मर्जी से काम हुआ, सुशासन दिख रहा था। लेकिन ज्यों ही ये छलांग लगाए और समकक्ष पहुंचे, इनकी नीयत खराब होने लगी और ये लोग जैसे गठबंधन धर्म का पालन करना छोड़ के अपना वर्चस्व कायम करने में, अपने को आगे बढ़ने में सारा प्रयास करने लगे और मेरे पार्टी को वहां से कमजोर किया जाने लगा और नीतीश जी को के जो विचारधारा है उनको धकेलने का प्रयास जो है इन लोगों ने किया। आज तो मैं समझता हूँ, सही कहूँ तो नीतीश जी के विचारों का बलि चढ़ाया जा रहा है, हमारे पार्टी के विचारों का बलि चढ़ाया जा रहा है। मैं सांप्रदायिकता का विरोधी लोग हूं, लेकिन आज जो तमाशा हो रहे हैं, चुनावी बैठक होती है, उसमें सांप्रदायिक नारे लगाए जाते हैं, उसमें सांप्रदायिक भाषा का इस्तेमाल किया जाता है और वहां लाचार बेबस होकर सुनता हूं। ये हम लोगों की लाचारी है, मजबूरी है, मजबूरी है। अभी जुलूस भी निकला है। आप संतुष्ट हैं? मैं संतुष्ट ही नहीं हूँ, बहुत दुखी हूँ। कहीं से ये राम भक्ति नहीं है, ये राम के भी नहीं है जो लोग ऐसा कर रहे हैं, और ना ये राम भक्ति है। बिल्कुल इसमें एक आतंक कायम करने का एक अहंकार झलकता है, मतलब किसी को आतंकित करने का एक मतलब चेहरा दिखता है, और राम के प्रति तो कोई आस्था ही नहीं दिखता है। आपको लगता है कि इससे समाज में तनाव बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा, और खासकर वो वर्ग तो ज्यादा इसमें ढकेला जा रहा है जो कल का भविष्य है, जिसके हाथ में देश का भविष्य है, युवा वर्ग जिसको रोजगार मिलना चाहिए। दुख की बात है आज उसके हाथ में तलवार है। तो क्या लगता है इस बार चुनाव का मुद्दा क्या होगा? आम आदमी जो बड़े बड़े पार्टी के जो लीडर हैं वो तो अपना मुद्दा दे रहे हैं, घोषणा पत्र दे रहे हैं, बहुत सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन आम आदमी को क्या चाहिए? अगर आम आदमी से पूछा जाए तो उसको क्या चाहिए? लोकसभा चुनाव में क्या मुद्दा होना चाहिए निचले स्तर पर? चाहिए था तो रोजगार, लेकिन वो पकड़ लिया है तलवार, अपने मुद्दा से भटक गया है। एनडीए और मुद्दा से उसको भटकाया जा रहा है। उस पर चर्चा बहुत कम से कम हो रही है। अगर विरोधी कुछ बोल रहा है कि साहब हम 73,000 चाहे 72,000 रुपया देंगे, अरे भाई आप उसको जो है से मतलब 1.5 लाख रुपया कर देते। आप किसानों के लिए पेंशन योजना लागू कर देते कि बेचारा किसान दुनिया को खिलाता है। किसानों के लिए पेंशन योजना की बात हो किसानों के लिए कर रहे हैं। और हम इसमें हम समझते हैं कि अगर हमारे पार्टी के मैनिफेस्टो में आता ना, जनता दल यू के मैनिफेस्टो में, तो मैं मान लेता। लेकिन भाजपा के मैनिफेस्टो, अगर उनके मैनिफेस्टो में आएगा तो मुझको भी भरोसा नहीं होगा। इसलिए भरोसा नहीं होगा
इसलिए नहीं होगा कि मैं देखा हूं पिछला मैनिफेस्टो कि यहाँ मनरेगा का कितना इस्तेमाल किया गया है गलत तरीके से, कितना लूट मचाया गया है मनरेगा में, हर जगह पेड़ लगाए गए, उसके नाम पर सड़क मतलब एक भरल माटी पर जैसे 4 बार भरा गया, एक गड्ढा को 4 बार जैसे सफाई किया गया। लेकिन बड़ी बेहतर मतलब मैनिफेस्टो में इनका घोषणा था कि हम नरेगा को कृषि से जोड़ेंगे, और चर्चा नहीं किया गया 5 साल में दोगुना करने की बात की जाती है, उसको आए बढ़ाने इस बात को बोलते भी रहे हैं, लेकिन मैनिफेस्टो में था वो भाजपा के कि हम मनरेगा को कृषि से जोड़ेंगे। अच्छा, ये पिछले बार उनके मैनिफेस्टो में था। मैं आपके अखबार में देखा हूं 2-4-5 दिन पहले। अच्छा। सही बात है, मैं नहीं जान रहा था, लेकिन 14 का मैनिफेस्टो भी आप छापे थे और उसमें हमने देखा कि साहब मनरेगा से कृषि को जोड़ने की बात थी। हम समझते हैं कि किसानों के लिए वह वरदान होता। शिवचंद्र बाबू, आप एनडीए के एक बड़े प्रमुख घटक दल जदयू से जुड़े हैं और आपको अपने ही घटक दल बीजेपी के घोषणा पत्र या उनके विचारधाराओं पर भरोसा नहीं है, तो ऐसे तो इसका तो मतलब ये हुआ कि जो बीजेपी और जदयू का गठबंधन हुआ वो जमीनी स्तर पर नहीं हुआ, जमीन पर कार्यकर्ता दोनों के आज भी बटे हुए हैं। बिल्कुल नहीं। देखिए, नीतीश कुमार जी के बारे में मैंने कहा कि वो एक आदर्श है, जो भी काम करते हैं तो लगता है कि शायद मेरे लिए भी कर रहे हैं, आम लोगों के लिए कर रहे हैं, होता भी उनका है। आप 7 निश्चय को देख लीजिए, 7 निश्चय उनकी योजना बिल्कुल धरातल पर, एक वार्ड से लेके एक सांसद तक अगर गांव में आते थे तो पहला डिमांड जनता का होता था कि चापाकल दीजिए, पहला डिमांड। हम समझते हैं, उस बात को समझते हुए हर जनप्रतिनिधि का भार हल्का करने के लिए, और गरीब को चाहिए साफ पानी, तो साफ पानी के लिए उन्होंने कितना, साफ पानी तो सबको चाहिए, मतलब सबको चाहिए। तो 7 निश्चय उनका था शहर से लेके गांव तक, यानी पूरे बिहार में कि हर दरवाजे पर एक नल लगा दिया जाए और उससे साफ पानी, शुद्ध पानी मिले लोगों को। और उन्होंने योजना लाया, धरातल पर उतर गया है, मतलब देर हो रहा है, काम हो रहा है, दिख रहा है काम, चाहे वो गली नली का काम हो, दिख रहा है काम उनका, चाहे वो पढ़ने वाले विद्यार्थियों को कुछ देने की बात है, मतलब मदद करने का लोन के रूप में, दिख रहा है काम। यानी जो घोषणा करते हैं बिजली के बारे में, जिस भी प्रकार का घोषणा किए, वो जनता मतलब देख रही है, मैं ही नहीं देख रहा हूँ, जनता देख रही है। तो जदयू के जो समर्थक हैं उनको तो बीजेपी समर्थकों पर या बीजेपी एलआई पर जब भरोसा ही नहीं है, तो फिर ये गठबंधन तो इसका मतलब ऊपर में बना, निचले स्तर पर तो बना नहीं। निचले मतदाता तो आपस में मतदाता से या निचले कार्यकर्ताओं से तो राय नहीं ली गई, किसी को पता राय ली भी नहीं जाती है, लेकिन जब गठबंधन होता है तो कार्यकर्ता भी आपस में मिल जाते हैं, लेकिन ऐसा आपकी बात से लग रहा है कि कार्यकर्ता मिले नहीं है, कार्यकर्ताओं में आज भी दूरी है। जदयू के समर्थक भाजपा पर भरोसा नहीं रखते हैं विकास के सवाल पर, जबकि भाजपा भी तो विकास की ही बात करती है। बिल्कुल विकास की बात करती है, लेकिन जो घोषणा किए हैं वो धरातल पर नहीं उतरा। हम बोलते हैं कि नहीं साहब, जो कहते हैं गांव के लोग, हम दावा करते हैं कि हमारे नेता जो कहते हैं उसको धरातल पर उतारते हैं, इसलिए जनता को भरोसा है इनमें। अगर ये अपने मैनिफेस्टो में अगर इस प्रकार की बात बोलते हैं तो निश्चित रूप से जनता को एक भरोसा होगा, लेकिन उनके बातों पर इसलिए कि खुद बोले हैं कि जुमला है। अच्छा, एक बताइए कि जो राष्ट्रीय मुद्दा जो चल रहा है आज के तारीख में, जो बीजेपी खास करके राष्ट्रवाद को मुद्दा बनाना चाह रही है, पुलवामा, फिर उसके बाद एयर स्ट्राइक, और आज एक बड़ा मुद्दा, इसका कुछ असर है गांव में? है। क्या असर है कि सरकार को लोग मतलब कह रहा है कि ये बहादुर सिंह है, बहादुरी का परिचय दिया है, तो इसका उनको लाभ मिलेगा, एनडीए को लाभ मिलेगा? बिल्कुल। इस मुद्दे पर जदयू के समर्थक भी हैं उनके साथ है, इस मुद्दे पर जदयू के समर्थक भी है। अभी जो जब चुनाव शुरू हुआ तो उसमें धारा 370, 35A, कश्मीर में अलग प्रधानमंत्री होंगे, कश्मीर को भारत से अलग करो, वगैरह वगैरह जो बातें अभी आप देख रहे होंगे, नेताओं की जो जिसे आप बदजुबानी भी कहा जा सकता है, इन सब चीजों का भी असर है गांव में क्या? ऐसा आम लोगों में नहीं है। गांव के वैसे लोग जो सोशल मीडिया पर खासकर है, युवा वर्ग, सारे लोग हैं, सारे लोग तो नहीं है, खासकर युवा लोग उसमें ज्यादा से ज्यादा उस सब पर मतलब उसको देखते सुनते रहते हैं, उस पर क्रिया प्रतिक्रिया देते हैं, बड़ी संख्या में। आम लोग आज भी नहीं है। अच्छा। मतलब युवा जो नयका एकदम नयका पीढ़ी है वो इससे
ज्यादा संबंध रख रहा है, उस समय है। मुद्दा आपके समझ से क्या होना चाहिए था? मुद्दा एकदम रोजगार होना चाहिए। इसके अलावा लोकल में अगर वैशाली की बात करें तो क्या क्या मुद्दा उठना चाहिए? यहाँ के लिए मुद्दा होना चाहिए रोजगार, शिक्षा व्यवस्था, सरकारी स्कूल की शिक्षा को दुरुस्त किया जाए कि आज भी हमारे 70% आबादी के बच्चे सरकारी स्कूल पर आश्रित हैं। तो मतलब सरकारी स्कूल को दुरुस्त किया जाए। जो सुनने में जैसे मिलता है कि आज दिल्ली में केजरीवाल ने सरकारी स्कूल को बहुत दुरुस्त किया है कि आज प्राइवेट छोड़ के लोग सरकारी स्कूल की तरफ जा रहे हैं। तो शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए, लोगों को रोजगार दिया जाए। जहां तक किसानों का सवाल है, ईमानदारी से प्रयास तत्क्षण सरकार को चाहिए कि अभी मनरेगा से कृषि को जोड़ दे। ये मुद्दा होना चाहिए था। हम समझते हैं वो सब मुद्दा तो गौन पड़ गया है, उस पर बहुत ज्यादा आपके बारे में आपके विरोधी कह रहे हैं कि आपका रुझान जिस तरीके से महागठबंधन की ओर है, तो आने वाले दिनों में आप जदयू छोड़ के आरएलएसपी में भी जा सकते हैं, ऐसा मन बनाए हैं शायद? नहीं, मैं निष्क्रिय हो जाऊंगा, पार्टी छोड़ दूंगा। या आरजेडी की तरफ? आरजेडी की तरफ तो नहीं जाऊंगा। क्यों जाऊं? कभी आरजेडी पसंद नहीं है। आरजेडी की तरफ मैं कैसे जा सकता हूं? आरएलएसपी में संभावना है? आरएलएसपी में भी मैं नहीं जाऊंगा। जदयू छोड़ूंगा तो निष्क्रिय होके फ्री होके राजनीति करूंगा, काम करूंगा, समाज सेवा की बात है, करूंगा। अंत में आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैं खासकर मीनापुर पर कहना चाहता हूं। हम समझते हैं कि मीनापुर की जो स्थिति है, सबसे ज्यादा जो शिक्षा की स्थिति है, इसमें सुधार लाने के लिए यहाँ के जो मुख्य दल है आज, मतलब मुख्य दल कहने का इस रूप में कि यहाँ एक हारे हुए उम्मीदवार हैं, एक जीते हुए विधायक हैं। इन दोनों को चाहिए ईमानदारी से प्रयास करके और स्कूली व्यवस्था को सुधारना। दोनों को चाहिए ईमानदारी से प्रयास करते हुए जो ब्लॉक में, अंचल में जो भ्रष्टाचार को सुधारने की जो आप बात कर रहे हैं, ईमानदारी से प्रयास करने की बात कर रहे हैं, अभी तक दोनों ने प्रयास करने का जो दावा किया, आपको क्या लगता है कि इसमें ज्यादा ईमानदार प्रयास किसका रहा, विधायक का रहा या बीजेपी लीडर? जो देखिए, विधायक ने अपना दाग मिटा लिया है, इसलिए कि लोग कहते थे कि ये मिला हुआ है, विधायक जी मिले हुए हैं, मतलब फर्जी माफिया, फर्जी टीचर माफिया जो है उससे। लेकिन अभी जो घटना घटी है कि दारू पकड़ाया, उनमें उसमें जैसे कहा गया कि नहीं साहब, ये हमको विधायक ही अपने से रख के पकड़वा दिया है। तो इससे लगता है कि साहब शायद विधायक के नजदीकी नहीं है। लेकिन जहां तहां हम देखते हैं, मतलब ये बयान विधायक जी के पक्ष में चला गया, ये उनके पक्ष में चला गया है कि इनसे मेल हमको नहीं है, कोई लेनी देनी नहीं चलता है इनसे। और सवाल भी मतलब खुल के उठाते रहे हैं विधानसभा, पंचायत समिति के चुनाव बैठक में भी ऐसे भी कहीं उठाते रहते हैं। उसके बावजूद भी अगर कोई भीतर की बात है तो कौन क्या जानता है। लेकिन इस बार देखते हैं कि अजय बाबू इतना बोलते हैं तो आपसे कभी कोई संपर्क करने की कोशिश नहीं की, आपको चुप करने के लिए? कभी नहीं। आम लोग आए हैं जिनके बच्चे फर्जी टीचर हैं। अच्छा, वो लोग आए, वैसे लोग आए हैं, बाकी कोई नहीं आया। हम समझते नहीं भी आएगा, मेरे पास क्यों आएगा, इसलिए कि बिल्कुल खाली आ जाएगा। तो हम समझते हैं कि दोनों आदमी को ईमानदार प्रयास करना चाहिए। एक बड़ी चीज है, एक मतलब एक आंकड़ा है, ऑथेंटिक नहीं लेकिन लगभग मीनापुर का, कि आज भी मीनापुर के कुशवाहा जाति के 75% बच्चे सरकारी स्कूल पर आश्रित हैं। यादव जाति के 80% बच्चे सरकारी स्कूल पर आश्रित हैं। यहाँ के मलाह जाति के 95% बच्चे सरकारी स्कूल पर आश्रित हैं। अल्पसंख्यक के 90% बच्चे सरकारी स्कूल पर आश्रित हैं। वैश्य समाज के भी कुछ अति पिछड़ा उसमें है, वैश्य समाज में, उनमें कानू जाति को छोड़ के बाकी के कहिए 90% बच्चे सरकारी स्कूल पर आश्रित हैं। और उसके बावजूद ही इसी जाति वर्ग से लोग चाहते हैं यहाँ का मैं प्रतिनिधित्व करूं, विधायक बनूं, और उसके बाद सरकारी स्कूल की इतनी बदतर हालत है और यहाँ फर्जी टीचर के सहारे
इसको विद्यालय चलाने की बात चल रही है, उसको सहयोग किया जा रहा है। इसके चलते वो फर्जी टीचर पर जो बहुत तरह का शिकंजा कसता जा रहा है, इससे अब उसका मन भी नहीं लग रहा है पढ़ाई के क्षेत्र में। वो पढ़ाने वाले भी कुछ लोग थे उसमें, अच्छे भी थे, अच्छे पढ़े लिखे थे, लेकिन अब वो नहीं पढ़ा रहे। उनको लग रहा है कि साहब मेरी नौकरी तो आज नहीं कल जाएगी, तो वो नहीं पढ़ा रहे हैं। वो जगह भरा हुआ है और इतना दिन से वो जगह छेक के रखे हुए हैं, पढ़ाई नहीं हो रही है। तो इसमें किस जाति वर्ग के, किनके समर्थकों के बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो रही है, किनके भविष्य बर्बाद हो रहे हैं, अगर वो नहीं सोच रहे हैं तो समझिए वो किसके दुश्मन है। ठीक बात। वो मैं समझता हूँ अपने आप के दुश्मन, अपने वर्ग के दुश्मन, अपने समाज जाति के दुश्मन। इसके लिए आप जागरूकता अभियान क्यों नहीं चलाते? आप लोगों को क्यों नहीं जगाते? आपको लोगों से कांटेक्ट करने का एक मुद्दा भी है आपके पास? जरूर, निश्चित चलाएंगे हम लोग, निश्चित चलाएंगे। तो नहीं चलाने में थोड़ा बाधक ये ना कहे, कुछ गठबंधन पार्टी वगैरह ये सब बन जाता है। मैंने एक सवाल उठाया था, आप लोग को याद होगा कि मैं बटाईदार के लिए सवाल उठाया था। वो सवाल था बटाईदार के लिए कि भाई बटाईदार जो है वो भी बेचारा मेहनत करता है, बटाईदार खेती यहाँ करना छोड़ दे, वो सब दिल्ली पंजाब चला जाए तो हम समझते हैं कि आधी खेती यहाँ बंद हो जाएगी। वही बटाईदार बेचारा खेती कराता है। इसलिए हम लोग मांग कर रहे थे घूम घूम के कि साहब इनको भी कुछ अनुदान दीजिए। जैसे आप 6,000 दे रहे थे, जगह घर में पानी घुसा न घुसा उसको भी, नौकरी चाकरी वाले को भी दे रहे थे। तो जो संभव हो सरकार को आप भी इसको अनुदान दीजिए। तो हम एक मांग पत्र तैयार कर रहे थे ले जाने के लिए, तो हमारे ही दल के लोगों ने विरोध किया कि साहब ये पार्टी विरोधी काम कर रहे हैं, जबकि सरकार मान गई बाद में। आपकी तो जो पूरा राजनीतिक करियर अगर देखा जाए तो आप तो एक डायनामिक पर्सनालिटी रहे हैं। आप हमेशा सच के लिए लड़ते रहे हैं और पार्टी से जरूरत पड़ने पर आप पार्टी से भी लड़ते रहे हैं, आज भी आप लड़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर इन सब चीजों को भी क्यों नहीं उठाते आप? उठाते हैं। आपसे उम्मीद किया जाए कि आगे आने वाले दिनों में निश्चित आज भी मैं उठाता हूं, लेकिन जिस रूप में आप कह रहे हैं मैं उस रूप में उठाने के लिए अपने आप को तैयार हो रहा हूं। थोड़ी समस्या थी, मैंने कहा ना कि हो सकता है अगर हर जगह से हमें लगे कि मेरे सिद्धांतों के विरोध में हमारी पार्टी भी आज काम कर रही है, अगर पार्टी के लोग कर रहे हैं, उस स्थिति में मैं दूसरे दल में नहीं जाऊंगा, पार्टी छोड़कर इन सामाजिक मुद्दों के लिए आगे लड़ाई लड़ूंगा। धन्यवाद शिवचंद्र बाबू। तो अभी आपने देखा बेबाक टिप्पणी, जन समस्याओं को लेकर जन जागरूकता अभियान चलाने का संकल्प, जरूरत पड़े तो पार्टी और अपने गठबंधन से भी बगावत करने को तैयार, लेकिन उसके विचारधाराओं को पूरा सम्मान करते हुए उस गठबंधन के साथ अपनी वफादारी इन्होंने अभी दिखाई। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद शिवचंद्र बाबू। हम अगले बार फिर मिलेंगे एक और नए शख्स के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।